तो दूसरा पार्ट जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, उसमें जो है डीएनए वर्सेस आरएनए, डीएनए वर्सेस आरएनए ये डिबेट है, डीएनए वर्सेस आरएनए का ये डिबेट है, जिसमें हमें ये समझना है कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए कि आरएनए का भी हमें नहीं पता जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए या आरएनए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है वो पॉइंट्स जो ये प्रूव करें या रिक्वायर हो कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल अगर है तो उसके अंदर ये खूबी होनी चाहिए, आरएनए है तो उसके अंदर ये खूबी होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको मतलब 100% प्रेजेंट होने चाहिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल होने में। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ फीचर्स which must be present in डीएनए। तो कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो डीएनए में प्रेजेंट होने चाहिए? तो कौन कौन से फीचर? तो पहला फीचर क्या है इसके अंदर कि डीएनए या आरएनए कोई भी हो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो रेप्लिकेशन कर सके, यानी कि रेप्लिकेशन करने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। रेप्लिकेशन मतलब एक डीएनए दूसरे डीएनए का फॉर्मेशन कर सके या डुप्लीकेशन मतलब कॉपी बना सके। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो भी डीएनए या आरएनए उसके अंदर रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो पहला जो पॉइंट है मस्ट हैव रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी। रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए, या have property to form copies of same न्यूक्लियोटाइड, सेम न्यूक्लियोटाइड की कॉपी बनना जरूरी है। ये प्रॉपर्टी जिसके अंदर होगी वही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी किसके अंदर है? डीएनए के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? दूसरी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि इसके अंदर स्टेबिलिटी बहुत होनी चाहिए, यानी कि स्थायित्व। स्थायित्व मतलब होता है जैसे कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर आ रहे हैं, रेगुलर स्थायी तौर से बैठ के पढ़ रहे हैं, उन्हें कंफर्म है कि वो हम जो पढ़ना तो है तो हम पढ़ेंगे चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए। कुछ लोग का जरा सी परेशानी हुई, सर में दर्द हुआ, आ गए, है ना, या आया ही नहीं। तो स्थायित्व कहते हैं इसको, स्टेबिलिटी कहते हैं। और स्टेबिलिटी से ही आप अगर फर्मली किसी काम में, किसी भी काम में अगर फर्मली आप जुड़े हैं तो कामयाबी तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो है अल्लाह ताला या ऊपर वाला तुम्हारे साथ कोई नुकसान करे, तुम्हारा कोई मेहनत करो कामयाबी ना मिलेगी, हो ही नहीं सकता। तो आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हम पढ़े पता नहीं होगी ना, फायदा आपको मिलेगा वो बात अलग है, उसको आप तुरंत ना पहचान पाए लेकिन फायदा आपको मिलेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं स्टेबल। तो मस्ट हैव स्टेबल नेचर। तो मस्ट हैव स्टेबल नेचर। स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, यानी बार बार म्यूटेशन करने वाला, जरा सी देर पे डिसीजन बदल जाए। बहुत लोग होते हैं ना कि कोई भी घर में आया, उसने बताया कि हमने ये किया ये हो गया, तो फिर शाम को तुमने सोचा कि नहीं अब हम जो करना है वो नहीं करेंगे, हम दूसरा कुछ कर लेंगे। उसको देखो कितनी कामयाबी मिली, इसमें क्या रखा है। फिर 2 महीने वो किया, उसके बाद फिर सोचा कि नहीं अब ये नहीं करेंगे, अब ये करेंगे। तो इस टाइप के भी लोग तुमको एनवायरनमेंट में मिलेंगे, तो वो म्यूटेट होते हैं, वो ज्यादा म्यूटेशन उनके अंदर होता है, वो स्थायित्व वाले नहीं। तो ऐसे लोग को डीएनए नहीं बनाया जा सकता। डीएनए बहुत
ज़रूरत हेरिडिटी मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर करने की होती है। इसमें हमेशा उन चीज़ों को दिया जाएगा जिसमें लो म्यूटेशन हो और हाई स्टेबिलिटी। म्यूटेशन हो थोड़े मोड़े हो, बार बार में म्यूटेशन ना हो, जैसे आरएनए हो। तो इसमें जो आपको क्या लिखना है कि मस्ट हैव लो म्यूटेशन। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, लेस प्रोन टू म्यूटेशन, लेस प्रोन टू म्यूटेशन, यानी बार बार म्यूटेशन हो जाने की जो प्रॉपर्टी है ये कतई ना हो इसके अंदर, ठीक है। और हैव स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन, स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन उसके अंदर होना रिक्वायर्ड, ठीक। अब तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वो मेंडेलियन कैरेक्टर के हिसाब से मेंडेलियन रूल को फॉलो करना चाहिए, ताकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन चीजें डोमिनेंट हो जाए, रिसेसिव हो, छिपके जाए और कैरेक्टर, तो मेंडेलियन कैरेक्टर्स या मेंडेलियन रूल को फॉलो करें। तो मस्ट फॉलो द मेंडेलियन रूल्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स के जो मेंडेलियन जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें, ये बड़ी चीज है इसमें। तो 4 फीचर हमें ढूंढना है। अब 4 फीचर के लिए हमें आरएनए मिला, डीएनए मिला। हमने आरएनए में देखा कि रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, डीएनए में भी है, तो अभी फिलहाल दोनों ही हमें लग रहे हैं कि दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखा मस्ट हैव स्टेबल नेचर, तो अब थोड़ा फर्क लगा। अब घर में जैसे आदमी, तुम लोग ही जैसे अपनी बहन के लिए, अपनी लड़की के लिए रिश्ते के लिए जाते हो, तो अब वो लड़का अगर आपने देखा तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी देखते हो, उसके अंदर देखते हो कि उसके अंदर थोड़ा स्टेबिलिटी हो, सिंसियरिटी दिखे उसके अंदर, संजीदा मिजाज दिखे, हाँ हाँ वो वाला, इस टाइप का आदमी जरा कम पसंद करते हैं लोग, है कि नहीं। तो वही चीज है इसमें। अब ऊपर वाले ने सोचा जिम्मेदारी किसको दे, आरएनए भी बनाया, डीएनए भी बनाया, और आरएनए पहले बनाया, आरएनए में चेंजेस हुए, आरएनए से डीएनए बना, और जब डीएनए बन गया उसका इफेक्ट इतना अच्छा दिखा कि डीएनए को ही कह दिया भैया तुम ही जेनेटिक मटेरियल लाओ, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा? स्टेबल नेचर है उसका, वो बात बात पे छोटी छोटी चीजों पे म्यूटेशन नहीं करता है कि जरा जरा देर पे जीन बदल जाए, कैरेक्टर बदल जाए तो आपको जेनेटिक कहां से कहां चली जाती है। दूसरा क्या है, स्टेबल नेचर होना, रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होना। अब ऐसा भी नहीं कि रेप्लिकेशन कॉपी ना बना सके, तो कॉपी बनाने वाला भी होना चाहिए। लेस प्रोन टू म्यूटेशन, यानी म्यूटेशन में म्यूटेशन हो उसके अंदर, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंजेस आए, लेकिन सडन एकदम जल्दी चेंजेस ना आए। अगर चेंजेस नहीं आए तो वो लड़का भी बेकारी है कि अगर सर्दी हो रही है और हल्की सर्दी हो तो कुछ पहने ही नहीं, तो थोड़े से चेंजेस तो चाहिए उसके लिए रिक्वायरमेंट। बाकी ज्यादा चेंजेस, ओवर एजुकेटेड, ओवर स्मार्ट बनने वाला जो कैरेक्टर है वो नहीं चाहिए। हो गया। और मेंडल के हिसाब से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैरेक्टर्स का ट्रांसफर जीन के थ्रू होने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर होने वाला है, ये जो है वो डीएनए आरएनए दोनों कर सकता है, लेकिन इसमें फंस रहा और इसमें फंस रहा। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, वायरस में देखिए आप, आरएनए वायरस से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ले जा रहे हैं नहीं, तो ये कैरेक्टर और ऊपर वाला कैरेक्टर आरएनए डीएनए का दोनों का सेम है, लेकिन ये दो कैरेक्टर की ये मस्ट हैव स्टेबल नेचर, ये डीएनए का ज्यादा होता है, आरएनए का कम होता है। दूसरा, म्यूटेशन की जो स्लो रेट है वो डीएनए की ज्यादा होती है और आरएनए में जल्दी जल्दी म्यूटेशन होता है, फास्ट म्यूटेशन होता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि ये दो जो हैं, इसके हिसाब से अब हम लोग डीएनए को डिसाइड करने जा रहे हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें।
ठीक है, तो ये हमारी बात। अब इसको आरएनए और डीएनए डिबेट में अब हम लोग आरएनए में कौन से कैरेक्टर नहीं है जो डीएनए में है, उन बातों को यहाँ हम लोग डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तब फाइनली ये प्रूव कर देंगे कि डीएनए को ही, ऐसे तो फाइनली प्रूव इस वक्त पता है ना हमको, लेकिन अगर हम ये सोचे कि नेचर ने कैसे क्यों किया होगा, नेचर ने क्यों किया होगा, तो नेचर के लिए ऑप्शन थे ना उसके पास, ये आरएनए को बनाया तो आरएनए को कर देता, लेकिन आरएनए को नहीं किया। क्यों नहीं किया वो हमको देखने जा, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, हमको मिटा दें। अब ये डिबेट का रीजन क्या था, ये 4 पॉइंट, ये 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आप देखते हैं आरएनए में है चारों की डीएनए में है। सर डीएनए कुछ लिमिटेड टाइम के बाद चेंज होता है कि नहीं? हाँ चेंज होता है। कितने साल लगते हैं? नहीं, साल का मतलब नहीं, वो निरंतर छोटे छोटे चेंजेस में होते रहते हैं। जब वो चेंजेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो नई प्रोजेनी बन जाती है। 500 1000 साल के बाद, 1000 साल के बाद, 15000 साल के बाद, 20000 साल के बाद नई प्रोजेनी बनेगी। तो 15000 20000 साल के बाद छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं जिनको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, वो गेट एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं, एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं, फिर नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है और फिर नेचर की तरफ उसको छोड़ा जाता है। अब नेचर से अगर एक्सेप्ट कर ले तो नेचुरल सिलेक्शन हो गया, नई स्पीशीज बन गई। नेचर ने रिटार्ड कर दिया, कहा छोड़ो नहीं इसको, ये कैरेक्टर सही नहीं है, तो नेचर ने अगर रोक दिया, उसको मार दिया, वो कैरेक्टर खत्म हो गया। सारा जो एक्यूमुलेशन था सब खत्म हो गया। ये जीन में हम लोग को पढ़ना है। जैसे एक एग्जांपल, अल्फाबेट्स के छोटे छोटे अक्षर है एबीसीडी, छोटे छोटे जो है वो प्लास्टिक के हैं। आपने यू लिया और अल्फाबेट्स को म्यूटेशन ऐसे ही होता है, अल्फाबेट को यू गिरा दिया। अब आपने देखा कहीं पर ए GOD गॉड बन गया, कहीं पे CAT कैट बन गया, कहीं पे DAC जो है डैग बन गया, तो सब कैरेक्टर आपके सामने हैं। तो म्यूटेशन ऐसे होता है, इतने सारे अवेलेबल हैं। अब ये सारे म्यूटेशन हो गए, कैरेक्टर आपकी टेंडर भरे हुए 10 तरीके के टेंडर हैं। टेंडर जब गवर्नमेंट में गए तो टेंडर देखा गया उसमें कि इस एनवायरनमेंट के हिसाब से कम पैसे का, ज्यादा क्वालिटी देने वाला, ज्यादा करने वाला, उसमें जो है वो चेकिंग करने लगी। तो उसमें फिर उन्होंने देखा कि एनवायरनमेंट से एक्सपोज किया और देखा कौन सा कैरेक्टर जो है एनवायरनमेंट अच्छा सेलेक्ट कर रहा है, उस कैरेक्टर को अहमियत दी और वो नेचुरल सिलेक्शन हो के स्पीशीज में वो फिट हो गया। बाकी जो और कैरेक्टर हैं वो उसकी बॉडी में दबे रहेंगे, आने वाले टाइम में वो फिर कोशिश करेंगे उभरने के लिए, लेकिन एनवायरनमेंट अगर सपोर्ट करेगा तो वो उभर जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल बहुत अच्छा, एक जमाने में तलवारबाजी होती थी, जो तलवार और भाला अच्छा चला लेता था वो सबसे ताकतवर होता था। उसको माइंड की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं थी। जो लिखा पढ़ी करने वाले लोग थे वो कोने में रहते थे, IAS टाइप के लोग उस टाइम भी रहे होंगे, तो वो बही खाता लिखते थे, राजा को चुपचाप राय देते थे, डरे डरे रहते थे, वीक रहते थे। जो मेंटल स्टेटस जिनका अच्छा है वो थोड़ा सा वीक जो प्रोफाइल के लोग होते हैं। तो अब वो जैसे लाला, हम लोग यहाँ हैं लाला, जैसे इनका काम क्या लिखा पढ़ी का था, तो वो लेकिन थोड़ा डरपोक टाइप के होते हैं, तो ताकतवर नहीं होते। तो जो ताकतवर होता था उस जमाने में, जैसे ठाकुर होता था, जैसे खान होता था, ये लोग ताकतवर होते थे, ये लोग अपना कैरेक्टर दिखाते थे। तो तलवारबाजी करना, भाला चलाना, ये सारा काम उस जमाने में नेचुरल सिलेक्शन ये था। और उस जमाने में क्या, अभी 100 साल पहले, 200 साल हटा दीजिए, तो 200 साल से पहले 2000 सदी चल रही है, तो 1800 साल 1500 साल तक तो एक ही चीज चली, भाला, चाकू और सुरा। उस जमाने में सिर्फ यही लोग जो है नेचर इनको सेलेक्ट करता था, यही लोग ऊंचे पदों पे होते थे और यही लोग बहादुर कहलाते थे। और जो बहादुर होता था उसी को तो सत्ता मिलती थी, तो बहादुर कहलाते थे, बहादुर लोगों को सत्ता मिलती थी। तो नेचर का उस वक्त मूड नहीं था दिमाग को सेलेक्ट करने वाला, उसका मूड था जो ताकतवर होगा उसको सेलेक्ट करके। तो हमारा उस वक्त एनवायरनमेंट भी वही था कि उन लोगों ने उसी को सेलेक्ट किया और उसी को जो है बड़े बड़े पदों पे रखा, उनकी प्रोजेक्ट पड़ी। लेकिन एकदम से क्या ऐसा हुआ, साइंस डेवलप करने लगी, जरा जरा से सॉफ्टवेयर बनने लगे, ये सब चीजें आने लगी। तो एकदम से क्या हुआ, एकदम से सवाल हो गया ताकतवर। अब इस टाइम जो जिम करता है, बहादुर जो है, जो अच्छे भाला चला लेता है, उसको इसके लिए कोई जॉब है? कुछ नहीं। वो जो पेपर, जिसको हाथ पैर भी कटे हो उसके, तो भी अगर वो पेपर सॉल्व कर ले रहा है तो भी नाट्य करता हो, लेकिन पेपर सॉल्व कर ले, क्वेश्चन जो सॉल्व कर ले, इंटेलेक्चुअल वो होगा, वो IAS बन जाएगा।
आज की डेट में तो फुल्ली तरीके से सब कुछ मेंटली हो गया। फिजिकल जैसे पुलिस था, फिजिकल का पार्ट और भी कम कर दिया, टोटल मेंटल कर दिया। मतलब अगर आप पढ़ाई लिखाई में हर लेवल पे अच्छे हैं तो आप हर जगह आपकी अप्रोच है, और आप कितना भी हाथ पैर से मजबूत हो, कितना भी सब कुछ हो, कितना भी स्टंट आपको आता हो, इस चीज की आप देखो खेल जो लोग खेलते हैं उनके पास क्या रहता है, बहुत है जो ओलंपियाड टॉप गए तो करोड़ों रुपए आ जाता है। और ऐसे जो मेंटल वाले हैं तो मेंटल के सभी के पास करोड़ों रुपए, सभी करोड़ों में खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अब जैसे डॉक्टर इंजीनियर है, मेंटल वाला काम, साइंटिस्ट बनना है, मेंटल वाला काम है, तो इनकी हालत होती है। तो टोटल अब हर चीज माइंड पे कर दी गई। तो नेचर ने अपना मूड बदल दिया, तो एनवायरनमेंट से नहीं आप टकरा सकते। एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें एनवायरनमेंट के हिसाब से रहना। तो आप उस पर मान लो कैट सेलेक्ट हुआ था तो आज दैट सेलेक्ट हो गया, तो सेट हमेशा थे और आज भी ताकतवर लोग होंगे, क्योंकि कोई भी स्पीसीज, कोई भी जीन कभी खत्म नहीं होता है, हमेशा वो प्रेजेंट रहता है एनवायरनमेंट में। वो एनवायरनमेंट के अपने फेवर में होने का इंतजार करता रहता है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है ऐसा हो कि सारी साइंस एकदम से खत्म हो जाए और वही एनवायरनमेंट आ जाए पुराना वाला, घोड़े गधे वाला और भाले चाकू वाला। कुछ भरोसा नहीं है एनवायरनमेंट का, मूड का कुछ भरोसा नहीं। और एनवायरनमेंट में मोस्ट रेलेवेंट फैक्टर कौन सा होता है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के चेंज से स्पीसीज बदलती है, नेचर बदलता है, हर चीज बदलती है। ये तो जो हमने ह्यूमन का बताया ये तो 2000 साल की बात है, ये तो बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होने वाले हैं जो हम लोग ह्यूमन में हमने निभाने वाला एग्जाम्पल लिया। लेकिन जो एनवायरनमेंट है ये काफी स्लो चलता है, ये 10,000 साल, 50 लाख साल, 10 करोड़ साल तब इतने साल में चेंजेस करता है, तब जाके एक प्रोजेनी बना के तैयार करता है। तो हमारे यहाँ जो एवोल्यूशन होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, बहुत तेजी से होता है। जैसे कि बैक्टीरिया में हमसे भी तेजी से होता है। बैक्टीरिया में तो सेकंड्स में नया बैक्टीरिया बन के नया वायरस बन के तैयार होता है, देख ही रहे हैं कोरोना के केस। तो म्यूटेशन की जो दर है वो हर जगह पे अलग अलग है। जो बड़ी स्पीसीज है म्यूटेशन उसमें स्लो है, जो छोटी स्पीसीज है उसमें म्यूटेशन फास्ट है। तो म्यूटेशन फास्ट का मतलब क्या है? म्यूटेशन का मतलब क्या है? डीएनए जो हमारा है वो डीएनए में कोई भी बेस उठा के यहाँ से यहाँ लगा दीजिए, म्यूटेशन हो गया। आप कोई भी जीन उठा के यहाँ से यहाँ लगा दीजिए, या जीन हटा के दूसरा जीन लगा दीजिए, या जीन पे एक्सरे डालिए, वो जीन का जो मेकअप है एजीडीसी था या एसी जो है वो एजी था, वो बदल के एजी हो जाएगी, म्यूटेशन हो। उसमें कुछ करना थोड़ी है, वो तो बहुत आसान काम है। मतलब एक्सरे वगैरह का एक्सपोजर ज्यादा है तो म्यूटेशन बार बार होता रहेगा। तो उस बार बार वाले म्यूटेशन को जो कम समझ बूझ के करे वो डीएनए है, और जो कहने पे तुरंत कर ले वो आरएनए। तो बात समझ रहे? तो आरएनए क्यों स्टेबल है, व्हाई आरएनए इज मोर स्टेबल, इसको हम लोग डिबेट को अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं। व्हाई डीएनए इज मोर stable and fit for inheritance of genetic character। तो इस चीज को हम लोग अब देखेंगे। तो डीएनए में क्या सबसे पहला पॉइंट क्या है? डीएनए के अंदर जो है ये डबल स्टैंडर्ड होता है, और डबल स्टैंड होने से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है सिंगल स्टैंडर्ड के मुकाबले। तो डीएनए का डबल स्टैंड होना भी ये इसकी स्टेबिलिटी का रीजन है। तो डीएनए इज द डबल स्टैंडर्ड then RNA which is the single standard, वो जो है सिंगल स्टैंडर्ड। तो एक रीजन ये है डीएनए स्टेबल क्यों है। दूसरा रीजन क्या है? डीएनए जो होता है वो उसके अंदर थायमीन होता है, और थायमीन यूरेसिल के मुकाबले ज्यादा स्टेबल है। तो दूसरा क्या है? डीएनए है थायमीन, whereas आरएनए है यूरेसिल।
which DNA is more stable, ये स्टेबल है। देखा, ये सारे पॉइंट जो है हमको इसमें लिखना। उसके बाद फिर क्या है, और भी चीजें क्या है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। और पिछले टर्म का अगर स्ट्रक्चर आपको याद हो तो डीऑक्सीराइबोज में 3 नंबर पर OH था, 2 नंबर पे OH नहीं था। 3 नंबर और 2 नंबर कार्बन पे दोनों पर अगर OH है तो वो राइबोज शुगर हो जाती है, और केवल 3 नंबर पे OH है तो वो डीऑक्सीराइबोज शुगर हो जाती है। तो इसका मतलब डीएनए में एक OH कम है, आरएनए में एक OH ज्यादा है। तो जब OH ज्यादा होगा तो अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रिएक्शन ज्यादा करेगा। तो राइबोज शुगर of RNA have one more OH than deoxyribose of DNA. तो ये भी रीजन है कि डीएनए जो है ज्यादा स्टेबल है, आरएनए कम स्टेबल। समझ रहे बात कि नहीं? तो इतने सारे रीजन है। एक रीजन और है जो अभी हम लोग पढ़ के आए जस्ट, ग्रिफ्थ ने जब बैक्टीरिया को हीट किया था तो डीएनए जो था वो डेड हो गया था, नहीं हुआ था। हाँ, डीएनए में हीट का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब वो थर्मो टॉलरेबल है, वो हीट को टॉलरेट कर सकता है। उसी हिसाब से प्रोटीन को अगर आप फीड दीजिए तो प्रोटीन का जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो एंजाइम की तरह काम करता है। तो प्रोटीन के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर ये होता है, यही चीज अगर ऐसे हो जाए हेलिकल फॉर्म में तो इसको बीटा प्लेटेड या अल्फा हेलिक्स कहते हैं, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। इसके बाद यही अगर सुपर कॉइलिंग हो जाए तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। तो अगर आप हीट करते हैं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है हीट करने के बाद, कि और अब हीट करते हैं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर हीट करते करते प्राइमरी में कन्वर्ट हो गया, इसको हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब डीनेचुरेशन में इसमें जो अदर बॉन्ड्स थे, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स थे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स थे, सब ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होते हैं तो ये बन जाएगा, इसमें हाइड्रोजन भी ब्रेक हो जाएगा तो ये बन जाएगा। ये जो है कभी भी चेंज नहीं होगा। तो टेम्परेचर से कभी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बन टूटता, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है। उसके बाद इसमें पेप्टाइड प्लस हाइड्रोजन हो जाता है, इसमें पेप्टाइड प्लस हाइड्रोजन प्लस डाइसल्फाइड प्लस हाइड्रोफोबिक, ये सब हम लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हो जाता है। तो ये रिवर्स में पहुंच जाता है, यानी कि टेम्परेचर से प्रोटीन डीनेचर हो जाती है और फिर वापस टेम्परेचर कम करने पे वो वापस इसमें नहीं आती। तो इसके अंदर एक कमी है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो डीनेचर हो गई, वापस रीनेचर नहीं होती। डीएनए में ऐसा नहीं है। डीएनए में अगर तुमने टेम्परेचर कम कर दिया तो पहले वो डबल स्ट्रैंड टूट के सिंगल हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे, लेकिन जहां तुमने टेम्परेचर कम किया फिर से वो वापस, ये पूरी दुनिया में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी किसके अंदर है? डीएनए में। तो डीएनए का वापस रीनेचर करना ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। इस वजह से भी हम लोग डीएनए को जेनेटिक मटेरियल की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर denatures the DNA, denatures the DNA मतलब दोनों बॉन्ड उसके टूट गए, यानी डबल स्टैंडर्ड था तो ये इसका हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता चला गया और सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया। इसमें हम लिख सकते हैं डबल स्टैंडर्ड DNA converted into single stranded
सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। बट आफ्टर डिक्रीज द टेम्परेचर फिर से डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। बट रीनेचर्स आफ्टर डिक्रीज द यहां से लिख देना द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के डिक्रीज से वापस फिर से वो रीनेचर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। और अगर वो रीनेचर हो जा रहा है तो ये इकलौता कंपाउंड है जो रीनेचर हो जा रहा है। तो बस ये प्रॉपर्टी इसकी क्या खास मिली है आपको, इस प्रॉपर्टी से आपको ये समझ में आया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो फाइनली ये जो डिबेट है इसमें कौन जीता, तो डीएनए जीत गया। अब टीवी की डिबेट थोड़ी है कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम मारपीट हो जाए, पेड़ मतलब गाली गलौज हो जाए, सब कुछ हो जाए, ऐसे नहीं सब लोगों की डिबेट होती है, तरीका होता है, सब कुछ हो जाता है उसमें। जहाँ पे डिबेट किया यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर के हिसाब से डिबेट कर रहे हैं। तो हम लोग ने फाइनली ये प्रूव कर लिया कि डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। लेकिन अब आरएनए निराश हुआ, तो आरएनए को निराशा से हटाने के लिए हमने एक नई हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं आरएनए वर्ड। तो आरएनए भी अपने को कम न समझे, आरएनए वर्ड में आरएनए की बहुत अहमियत है कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है कुछ जगह पर, तो इसका मतलब आप बीज नहीं। आरएनए एक जगह से डीएनए के मैसेज को प्रोटीन बनाने के लिए केवल आरएनए ऑथराइज है, कोई और मैसेज डीएनए के पास नहीं आ सकता। जैसे आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो मुख्यमंत्री के सबसे करीबी हैं आप, बिल्कुल राइट हैंड, तो कोई भी मुख्यमंत्री से बात करना हो तो आप ही मेन है उसमें। तो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन करके चेंजेस ला सकता है। आरएनए को ये समझाया गया कि आप जो है म्यूटेशन जल्दी जल्दी हो जाता है, अगर आपको जिम्मेदारी दे दी गई तो हमारी जनरेशन कुछ का कुछ बन जाएगी कुछ दिनों में, मतलब 5 ही साल में हम लोग कुछ का कोई जानवर की तरह हम लोग दिखने लगेंगे या आदमी से कुछ और बन जाएंगे या डिफरेंट कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये जो रुके हुए हैं कम से कम 500,000 साल 2000 साल से रुके तो हैं कम से कम, फिर भी छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत फर्क है। आपके दादा परदादा के अगर आप फोटो वगैरह बहुत क्लियर हो, वैसे तो ज्यादातर तो राजा महाराजाओं के जो पेडिग्री है उन्हीं को हम लोग देख पाते हैं क्योंकि उनके फोटो उनकी ड्राइंग्स उनके पास बहुत अवेलेबिलिटी होती है, रिकॉर्ड्स उनके पास होते हैं। लेकिन अगर आप जो है थोड़ा अच्छे खानदान से या जो है नवाबों के खानदान से हैं तो आप अपने परदादा नगरदादा की भी फोटो देखते थे, जैसे नवाब हैं कुछ आके जिनकी फोटो आगे म्यूजियम में लगी, तो आप देखिए बहुत फर्क है, बहुत फर्क आपको मार्फोलॉजी में ही दिखेगा, वो अलग तरीके की थे बिल्कुल। जैसे अब बहादुर जफर का देखिए फोटो या उनका फोटो तो वहाँ लगी हुई है लाइब्रेरी में, तो उनमें देखिए आपकी उनमें काफी डिफरेंस आपको दिखेगा। वो उनकी सेहत अलग तरीके की है, उनके जो है वो शक्ल सूरत उसमें अलग सा फर्क है, हाँ डिफरेंस होता है, डिफरेंस थोड़ा बहुत होता है। लेकिन अब ऐसे डिफरेंसेस मार डिफरेंस की, जैसे उनकी नाक ही नहीं थी हमारे नाक आ गई, इतने बड़े डिफरेंसेस नहीं दिखे। ये तो कंप्लीटली जो है चेंज हो गया ना, जीन ही पूरा चेंज हो गया। तो थोड़े डिफरेंसेस आपको दिखेंगे। अरे डिफरेंसेस क्या, आपके रिलेटिव जो गांव में रहते हैं उनका बैठने का तरीका उनका चलने का तरीका बिल्कुल बदलता है, छोटी छोटी चीजें आप देखिए, आपके अंदर सोचने का तरीका बहुत बदलता है। उनके अंदर जो है पोलाइट नेचर काफी ज्यादा होता है, काफी प्रोफेशनल कम होते हैं जो गाँव के लोग होते हैं, वो मोहब्बत को इज्जत को ज्यादा अहमियत आज भी देते हैं पैसे के मुकाबले। लेकिन यहाँ का आदमी टोटल प्रोफेशनल है, यहाँ का आदमी जब तभी तक आपसे मीठी बात करेगा जब तक आपको डील नहीं कर लेगा, और डील हो गए आपके पास पैसा आ गया तो फिर आपको पहचानेगा नहीं। यहाँ का आदमी ऐसे ही होता है। तो गांव का आदमी जो है वो पैसे से की बात बहुत देर में करेगा, और कोई मर गया जी गया पहले जाके पहुंचेगा, एक अलग सी मोहब्बत होती है, एक अलग सी चीज होती है, अपना रिश्ता मिलाएगा आपसे, कहेगा कि आप तो हमारे अरे हमारे गाँव के तो हैं और ऐसे है तो वैसे है, तो आपको अपने पास बैठा लेगा, खिलाएगा भी पिलाएगा भी, कोई देना देना उसको नहीं है, कोई उसको प्रॉफिट की फिक्र नहीं, वो सोच ही कहाँ रहा है प्रॉफिट के बारे में, तो कभी सोचा ही नहीं। और यहाँ पे आदमी क्या है बहुत प्रोफेशनल है, जरा जरा सी बात पे आपसे मीठी बात तरीके की बात तभी करेगा जब आपका एडमिशन लेना हो, एडमिशन लेने के बाद फिर पहचानेगा, कोचिंग वाले भी ऐसे ही एडमिशन लेने के बाद फिर आपको पूछेगा नहीं, फिर वो पहचान देखेगा नहीं आपकी तरफ। आप कोई शिकायत लेके जाएंगे, कोई दिक्कत सर हमको समझ में नहीं आ रहा, तो कह रहा है बताएंगे ठीक है कल मिलना, फोन करना, ये करना, ऐसे कार्य है, ये सब चीजें हैं।
तो यही चेंजेस है, यही छोटे छोटे चेंजेस, जो कि बहुत लंबी पीढ़ी नहीं है कि हमारी, उसको नोट कर लिया था ना। उसके बाद फिर हम लोग को जो है वो देखना है आरएनए वर्ड। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है आरएनए वर्ड। तो आरएनए वर्ड में हम लोगों को देखना है कि आरएनए जो है कुछ जगह पर जेनेटिक मटेरियल है समाइरस, बट मेन जिम्मेदारी इसकी है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैरेक्टर को न ले जाने के बजाय ट्रांसक्रिप्शन का काम करना और ये मैसेज ले जाना, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, ठीक है। तो इसमें जो आरएनए वर्ड है, इन सम वायरस आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, RNA is the genetic material. RNA is the genetic material. तो एक इसकी वैल्यू RNA वर्ड की भी वैल्यू है। अब ये सांत्वना दे रहे हैं हम उसको, क्यों? क्योंकि इसको हमने जेनेटिक मटेरियल नहीं बनने दिया। तो दूसरा काम क्या है? RNA is the best conveyor of message। एक डीएनए के मैसेज को बिल्कुल वैसे ही प्रोटीन बनाने के लिए, कहने के लिए उसमें कुछ चेंज नहीं करेगा, सीधे पहुंचा देगा। और आरएनए में अगर चेंज आया भी तो ज्यादा इफेक्ट नहीं आएंगे उसके, खाली प्रोटीन थोड़ी बहुत गड़बड़ बनेगी, कम से कम उसी जनरेशन में डिजीज होगी और ठीक हो जाएगी। लेकिन डीएनए में अगर हो गई तो पीढ़ी दर पीढ़ी डिजीज चलती रहेगी, तो कभी वो खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि डीएनए में चेंजेस जब इम्बिल्ड हो गए तो ये मान के चलिए 99% कि वो पैक्ड हो गए, वो ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन 99.9% वही कैरेक्टर जाएंगे, 1% थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। तो आरएनए इज द गुड मैसेंजर ऑफ इंफॉर्मेशन for protein synthesis। तो बहुत अच्छा ये रहता है। अब आरएनए अगर कहें कि थोड़ा स्टेबल हो जाता होगा, तो पूछा उससे कि कैसे तुम स्टेबल हो जाते हो, तो उसने कहा कि हम भी कभी कभी स्टेबल हो जाते हैं। इन्होंने हमको कह दिया सिंगल स्टैंडर्ड है तो हम स्टेबल नहीं, तो गलत कहा है। इन्होंने कहा कि हम सिंगल स्टैंडर्ड रहते हैं तो कभी कभी ऐसे मोड़ के भी हम स्टेबल हो जाते हैं, यानी आपसी में बॉन्ड बना लेते हैं कभी कभी, तो थोड़ा पहले के मुकाबले, सिंगल स्टैंडर्ड के मुकाबले थोड़ा स्टेबल हम हो जाते हैं। तो सपोर्ट मिला आरएनए वर्ड, आरएनए इज द सिंगल स्टैंडर्ड। becomes double by its own, अपने ही से वो डबल हो जाता है, अपने ही आप से डबल हो जाता है। तो ये भी कैरेक्टर एक अच्छा है जो सपोर्ट करता है क्या, कि आरएनए जो है वो अच्छा है, मतलब आरएनए बिल्कुल आप उसको वीक नहीं कह सकते, आरएनए में भी कुछ दम है। मतलब वो कहते नहीं कि जो है वो ईश्वर के बाद को जो गॉड का मैसेंजर हो उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो उसी तरीके की इसकी भी है। मतलब जो डीएनए है तो बेस्ट है, प्रूव हो चुका, उसमें कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद जो उसके मैसेज को लेके जाए आरएनए, वो भी उसके बाद उसका नंबर है, उससे ज्यादा प्रोटीन नहीं हो सकता। प्रोटीन उससे थर्ड लेवल का है, प्रोटीन में चेंजेस थर्ड लेवल का है। तो इसीलिए उस चीज की अहमियत दी जाती है कि जो ज्यादा करीब होगा उसके अंदर गलतियां, कमियां, खराबियां वो बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी। जैसे जैसे आप एनवायरनमेंट में जाते जाएंगे, डिजीज चेंजेस इन द प्रोटीन, अब हम लोग डिजीज प्रोटीन ही तो चेंजेस होते हैं जो बीमार पड़ जाते हैं। कोई बैक्टीरिया आया, उसने प्रोटीन केमिकल बनाया, प्रोटीन में कुछ उल्टे सीधे चेंजेस कर दिए, अब डिस्टर्ब हो गए, मेटाबॉलिक रिएक्शन कुछ का कुछ हो जाएंगे, बस उल्टी दस्त शुरू हो गया।
उस एकदम से हमने बैक्टीरिया को मारा, उस एजेंट को पहचाना कि क्यों ऐसा हुआ, बस मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होगी। तो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा कौन? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट डीएनए करता है, लेकिन डीएनए ने प्रोटीन बनवा दिया, बाहर से कोई एजेंट आ गया उसको खराब कर दिया, तो उसमें डीएनए की क्या गलती? तो वैसे ही है, ऊपर वाले ने हमको बना दिया, हमको बहुत बच्चे थे, कितने साल सच्चे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या आने वाले एनवायरनमेंट में हम लोग जाते गए खराबियां आती गई, सब शैतान घूमते गए, और 20 बीमारी हमें दीनी हिसाब से अगर देखा जाए, धर्म के हिसाब से, 20 हमारे अंदर कमियां, दुनिया की प्रॉब्लम हमारे साथ है। तो अब इसमें ऊपर वाले को दोष थोड़ी दे सकते हैं भाई, उसने तो आपको आपका जीन कितना इंटैक्ट और कितना अच्छा, कितने बेहतरीन बनाया, और ये देख भी लीजिए कि उनके बाद वाले जो डिसेंडेंट थे वो कितने अच्छे थे, कितने उनके अंदर प्रॉपर्टी थी, उसने रिटेन रखा। आज की जनरेशन में कैसे हम लोग खराबी की तरफ बहुत बुरी तरह जा रहे हैं, ऐसे ही बिल्कुल सेम। प्रोटीन में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोटीन फाइनल है, कोई एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आप डीएनए को दोष थोड़ी दे सकते हैं। हाँ, डीएनए ही में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसा डीएनए बनाया कहाँ नेचर ने? डीएनए को तो बिल्कुल फुल प्रूफ बना दिया हो, तो उसके अंदर तो बिल्कुल कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ अच्छे चेंजेस जो करेगा तो करेगा, और अपने आप ही करेगा, कोई उसको कर नहीं सकता। तो डीएनए हमारी बायोलॉजी में अगर आप उसको रिजेंबल करें तो गॉड से रिजेंबल इसको आप कर सकते हैं, समझने के लिए सिर्फ, और ज्यादा कोई मतलब नहीं है। तो रिजेंबल अगर आप करेंगे तो एक समझने के लिए कि वो फाइनल अथॉरिटी है, वो ही ये डिसाइड करता है कि किस चीज को सेल में आना है। डीएनए से ही हर चीज आपकी बॉडी की, यहाँ तक कि आपकी जो पलक दिन में जो है 10-12 अगर 1 मिनट में झपक रही है, तो ये भी डीएनए का ऑर्डर है। आपके चेहरे पे बाल कम है, मुंह पे बाल कम है, ये भी डीएनए, बाल ही बाल है, ये भी एक एक चीज, एक एक कैरेक्टर आपकी बॉडी में, आपके बाल, आपकी उम्र, आपकी बीमारी, आपकी हर चीज, एवरी एंड ईच वन, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। जो दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए की वजह से दिख रहा है। वो डीएनए में कैरेक्टर था, उससे प्रोटीन बनी, जब बनी तो आपको दिखी मॉर्फोलॉजी के फॉर्म में या आपकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस के फॉर्म में। तो पूरे फुल प्रूफ कैरेक्टर वो डीएनए कहाँ से आया? वो डीएनए हमारी जनरेशन से आया, हमारे माँ बाप से मिला, उनको उनके माँ बाप से मिला, ये पेडिग्री चलती चली जा रही है। तो अब ये एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के हिसाब से आप जैसे एनवायरनमेंट हमारे यहाँ क्लास का एनवायरनमेंट है, हमारे यहाँ और कोई बात ही नहीं होती, सिर्फ पढ़ाई की बात हो रही तो एक अलग एनवायरनमेंट है। और जगह पे जैसे टाइम पास, कोई लड़के इधर जा रहा है, तफरी हो रही करी, तो वो एक अलग एनवायरनमेंट है। तो जैसा एनवायरनमेंट आप एक्सपोज करेंगे, अब उसमें आपके माँ बाप का कोई कसूर नहीं है, आप जैसे एनवायरनमेंट में घुसेंगे वैसे ही आप बनते चले जाए, आपके सोच का तरीका वैसे हो जाए। तो कहते नहीं टीचर्स के बारे में कि टीचर्स जो है वर्ड चेंज करता है, टीचर थॉट चेंज करता है, किसके ऊपर टीचर तय करता है? बच्चों पे तय करता है। मतलब हम तुमको समझा रहे हैं और तुम पूरी वर्ल्ड को चलाओगे आने वाले टाइम में, किसी का कोई भरोसा नहीं कौन कितना बड़ा सर्जन बन जाए, आगे की दुनिया किसकी है भाई, हमारे साथ हमारा एक साथ है। लेकिन जो थॉट हमने माइंड में तुम्हारे डाल दी है वो थॉट कभी नहीं जाएगी। हमारे बात नहीं, हमारे इंटर में जो सर हमको पढ़ाते थे आज भी उनकी बातें हमें याद है, कितना साल हो गया, लेकिन बीच की सारी बातें भूल गए, लेकिन टीचर की बात नहीं भूल सकते। तो टीचर जो है ना वो वर्ड को चेंज कर सकता है। तो क्या एनवायरनमेंट पैदा करता है टीचर, आपके साथ बात करता है, आपके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, तो आप उसको कुछ समझते नहीं है तब उसके सामने बैठते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, और जब इज्जत करते हैं तो आपको अपने फीचर्स को देता है। तो फीचर्स को जो है आप एनवायरनमेंट के साथ उसको मैनिपुलेट करके आगे निकलते हैं। तो काफी कुछ हमारा डीएनए जो है वो इसी तरीके का। इसके बाद फिर क्या आपको करना है कि जो डीएनए है वो चेंजेस करता है, और चेंजेस भी कभी कभी जरूरी होते हैं। क्या कि जैसे अगर म्यूटेशन नहीं होगा, चेंजेस नहीं होंगे, तो फिर जो है प्रोजेनी भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो थोड़े थोड़े चेंजेस डीएनए में होते हैं जो हमारे यहाँ इसमें देखेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये नेक्स्ट हेडिंग है डीएनए से डीएनए बनना, इसको कहते हैं हम लोग रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले दो बातें इसमें पढ़नी है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है किसने बताया था, वाटसन एंड क्रिक ने, और उसके अलावा एक साइंटिस्ट और थे फ्रैंकलिन, जो फ्रैंकलिन भी नीट में कुछ दिन पहले पूछा गया था, तो फ्रैंकलिन भी थे उसके अंदर, रोजलैंड भी थे, फ्रैंकलिन भी थे। उन्होंने ये बताया कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये डबल स्टैंडर्ड के फॉर्म में होता है, और ये हेलिक्स के फॉर्म में होता है। हेलिक्स का मतलब क्या है, ये सीढ़ी है, इसको ऐसे मोड़ दीजिए, कभी आपको राउंडेड सीढ़ी ऐसे देखिए, राउंडेड, तो वो हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो हेलिक्स को बनाने वाला ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये वाटसन ने, क्रिक ने और फ्रैंकलिन ने, फ्रैंकलिन असल में वो थे फिजिक्स क्या थी, तो डीएनए डिफ्रैक्शन मेथड से इसको उन्होंने दिखाया। तो फ्रैंकलिन को भी इसी के साथ, रोजलैंड को भी इसी के साथ, सबको एक साथ फॉर्म में डबल हेलिकल के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। ये तो पहली बात होगी। तो वाटसन एंड क्रिक, तो वाटसन और क्रिक का भी रिलेशन कभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे दोनों शिष्य जो है वो गुरु थे। तो अब हमको क्या करना है, एक साइंटिस्ट अकेले क्रिक थे,
पार्शियल एंड क्रिक अलग हो गए। एक अकेले क्रिक थे जिन्होंने कहा सेमी कंजर्वेटिव व्यू, यानी डीएनए से डीएनए जो बनता है वो कैसे बनता है, सेमी कंजर्वेटिव व्यू से बनता है। तो उस सेमी कंजर्वेटिव व्यू को हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो एक लाइन हम बोलेंगे, लिख लीजिए, उसके बाद फिर लिखिए डबल हेलिकल मॉडल of DNA is given by Watson, Crick, Franklin and Roseland। तो इस टाइप के जो साइंटिस्ट थे, फ्रैंकलिन है, रोजलैंड है, इन लोगों ने ये किया था डबल हेलिकल मॉडल। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे लाइन लिखिए, सेमी कंजर्वेटिव व्यू ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव व्यू ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज गिवन बाय क्रिक। ठीक है, तो ये इतनी बात हो गई। दूसरी बात क्या है, अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देना है। एक्सपेरिमेंट से ये बताना है कि एक डीएनए जो होता है, ये डीएनए है सपोज, अब इससे दो सेट कैसे बने ये बताना है। तो देखिए ये डीएनए है, तो ये डीएनए पहले अलग अलग होगा। ये डीएनए सपोज ये डीएनए ऐसे से अलग अलग हो गया, ठीक है। अब इसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, इसके भी टूट गए, और फिर एक जो नया डीएनए यहाँ पे बन गया। तो अब ये जो डीएनए है, पहले डेंसिटी जो थी, अब उसके मुकाबले डेंसिटी कुछ कम हो गई क्योंकि न्यू वन आ गया। तो पहले के मुकाबले अब डेंसिटी कुछ कम हो गई, तो ये इंटरमीडिएट डेंसिटी का जो बन जाना है, इसी को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव व्यू। तो इंटरमीडिएट डेंसिटी में इसमें बनता है। तो सेमी कंजर्वेटिव व्यू में एक वर्ड होता है जिसे कहते हैं इंटरमीडिएट डेंसिटी। तो इस कॉन्सेप्ट पे इसको हमने बनाया। उसके बाद फिर अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ गिवन बाय मेसेल्सन एंड स्टेल, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था। तो लिखिए इसमें सेमी कंजर्वेटिव व्यू is for DNA formation of intermediate density, DNA formation of intermediate density फुल स्टॉप। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद एक फीचर यही कि मैसेज, अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, अब हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट ये जो हमने ऐसे बना दिया, ये तो कॉपी में बनाया, ये फाइनल सही भी है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये बात जो हमने इसमें लिखी है कैसे पता की कि ये ऐसे ही दो बनता है, डीएनए कैसे पता किया, तो इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो देखो दो तरीके के रेप्लिकेशन होते हैं। एक रेप्लिकेशन होता है जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद कॉपी में बताया गया, जो हम ये बता रहे हैं, उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। वो रेप्लिकेशन जब आए तो वो आंसर आपको लगाना है, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसका भी काफी लेंथी प्रोसेस है कि ये हुआ कैसे। अब एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे किया, पहले वो पढ़ने जा रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ गिवन बाय मेसेल्सन एंड स्टेल। तो इसमें हम नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ।
एक साइंटिस्ट थे मेसेल्सन एंड स्टैंड, इन्होंने वो बताया मेसेल्सन एंड स्टैंड। अब मेथड कौन सा था ये? बाय डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड। डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड। इसका जो पहला स्टेप था वो क्या था? डेंसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? टेस्ट ट्यूब है सपोज, इसमें जो भारी वाला होगा, भारी आइसोटोप वाला, रेडियो एक्टिव नहीं, हार्शन चेज ने रेडियो एक्टिव यूज किया। रेडियो एक्टिव वाला ज्यादातर जगहों पे रेडियो एक्टिव, जैसे फोटोसिंथेसिस में, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में कार्बन 14 यूज किया, तो वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप था। यहाँ पर अकेले नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया जाएगा, और नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो यूज करके हम यहाँ पर उसके भारी होने की वजह से उसको हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। यहाँ एक्सरे वगैरह डाल के, रेडियो एक्टिव में एक्सरे डाला जाता है और उससे वो चमकता है, तो उससे पता चल जाता है कि वो जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट। तो यहाँ पर ये डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड है, और इसमें हम लोगों ने नाइट्रोजन को यूज किया 15। नाइट्रोजन नॉर्मली कितना होता है? 14 का होता है। नाइट्रोजन 15 को यूज किया, तो 15 वाला हमने देखा कि 15 वाला भारी ज्यादा था तो नीचे बैठ गया। 14 और 15 का जो मिक्सचर था वो बीच में आ गया, केवल 14 का था वो ये आ गया। तो ये जो नीचे थिरा, थिरने में जो भारी वाला था वो ज्यादा नीचे थिरा ग्रेविटी की वजह से, और जो कम था इंटरमीडिएट वाला था जिसमें दोनों स्टैंड थे वो बीच में रहा, और जो सबसे कम था वो ऊपर रहा। तो ये बैंड्स इसमें बने, बैंड्स को हम लोगों ने इसमें पढ़ा। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी आ रही है। रिचार्ज नहीं करें। चलिए, इसमें पहला मेथड क्या है कि अब हमारे पास जो है नाइट्रोजन 15 वाला है नहीं अवेलेबल, तो हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन 14 से नाइट्रोजन 15 बनाए, सबसे पहला काम। तो पहला जो स्टेप है हमारा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन 15 हैविंग डीएनए स्टैंड। डीएनए स्टैंड को बनाना है जिसके अंदर नाइट्रोजन 15 होगा, वो स्टैंड को बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ये रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने NH4Cl का सॉल्यूशन भी लिया। NH4 जो है 15 वाला भी, भाई NH4 तो बाहर से 15 ले सकते हैं ना, ले सकते हैं, हमने लिया। अब यहाँ पर जो डीएनए था, ये मान लीजिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, ये भी नाइट्रोजन 14 का था और ये भी नाइट्रोजन 14 का था, ठीक है। अब इस एनवायरनमेंट पे जब हमने फिर एप्लीकेशन कराया, तो थोड़ी देर बाद जब देखा हमने कि ये स्टैंड जो है इस तरीके से ये अलग हुआ, और इसमें जो है नया वाला देखो ऐसे डॉट से लिखा है, नया वाला बन गया। तो नया वाला जाहिर सी बात है, ये जो नया वाला है ये नाइट्रोजन 15 का तो बनेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में जो रॉ मटेरियल है भाई नाइट्रोजन कहाँ होता है? प्यूरिन्स और पिरिमिडीन बेसेस नाइट्रोजनस बेसेस कहलाते हैं, उसमें नाइट्रोजन होता है। तो प्यूरिन्स और पिरिमिडीन बेसेस में हमने NH4Cl से नाइट्रोजन 15 लगा दिया। अब क्या हुआ? अब ये जो हुआ तो ये नाइट्रोजन 14 ही रह गया, और ये जो है नाइट्रोजन 14 ही रह गया, जो मदर स्टैंड है, जो ओरिजिनल स्टैंड है, जो टेम्पलेट स्टैंड है। और ये जो नया जो बना है इसको कहते हैं कोडिंग स्टैंड, और कोडिंग स्टैंड जो बनता है वो नया बनता है, और वो नाइट्रोजन 15 वाला हो गया। ये सारे वर्ड्स आपके नीचे पूछे गए, कोडिंग स्टैंड इसी बार पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोडिंग एंड टेम्पलेट, ये क्वेश्चन ही था डायरेक्ट। चलिए अब आगे चलते क्या है, अब आगे चलेंगे
तो आगे जब आप चलेंगे तो जाहिर सी बात है इसके भी दो बनेंगे, इसके भी दो बनेंगे, इसके भी दो बनेंगे, इसके भी दो बनेंगे। यही तो रेप्लिकेशन में होता है कि ईच जो स्टैंड है वो दो में बन जाता है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो इसका था इसका एक और बना, ठीक, और ये वाला देखो ये वाला इसके ये तो यही था इसके साथ एक और बना, बना कि नहीं बना, कोई प्रॉब्लम। ये वाला पकड़ लो, ये एक ओरिजिनल था इसका एक और बना। भाई ये जब अलग होंगे तो फिर एक और उसमें बनता चला जाएगा, दोनों पे बनेगा। और ये वाला देखो ये तो ओरिजिनल था और इसके साथ ये एक और बना। तो कुल मिला के एक डबल स्टैंडर्ड हमको तैयार मिला कि नहीं मिला? क्या मिला? नाइट्रोजन 15 का डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको मिला कि नहीं मिला? यही तो हमें बनाना था, बस वहां से उसको पिकअप कर लिया। अभी तक तो ये भूमिका चल रही है, अभी एक्सपेरिमेंट शुरू ही नहीं हुआ। अभी तो हमें नाइट्रोजन 15 बनाना है, कैसे बनाना है ये देखना है। और हमने ऐसे पहले जो नया बना 15 वाला बना तो अभी तो यही है, इसका एक और बना तो ये स्टैंड भी, तो ये देखो ये स्टैंड भी मिल गया और ये स्टैंड भी मिल गया जिसमें दोनों लेग नाइट्रोजन 15 के हैं। बस इस एक्सपेरिमेंट को छोड़ दिया। अब उस नाइट्रोजन 15 को लाए और सेम एक्सपेरिमेंट किया, सेम नाइट्रोजन 15 को लाए पार्ट 2। अब इस नाइट्रोजन 15 से हमने डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड को करा। तो नाइट्रोजन 15 जो आया वो आया, एक स्टैंड लिया नाइट्रोजन 15 का, दूसरा स्टैंड लिया ये भी नाइट्रोजन 15 का, ये दे दिया। अब इसको जो है हमने एक टेस्ट ट्यूब में ऐसे डाला, तो ये जब डाला और ये इस तरीके से डाला। इस वक्त क्या कंडीशन है, इस वक्त हमने इसको डाल दिया नाइट्रोजन 15 को। अब यहाँ पे क्या दिया ये देखिए, यहाँ पर 14 का दिया। अब यही चीज अगर बुक से आप डाल के पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कहाँ 14 कहाँ 15। पहले 14 से 15 में आया, आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस 15 का लिया, एनवायरनमेंट 14 का लिया, ठीक। एनवायरनमेंट अब जो है 14 का लिया। अब ये 14 का लेने पे यहां पर वही सीजियम क्लोराइड, इसमें भी वही सीजियम क्लोराइड NH4Cl लिया। अब ये इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं हैवी आइसोटोप, इसको रेडियोएक्टिव आइसोटोप नहीं कहते। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि नाइट्रोजन 15 इज द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए नॉट ए रेडियो एक्टिव, या की बुक की लाइन है नॉट ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप। नॉट लिख लीजिए थोड़ा सा, तो नॉट ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है। ये इतना हो गया। अब क्या है, अब ये देखो तुमको क्या मिले समझना, पहले समझ लो भाई, क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है, समझ नहीं आता। ये नाइट्रोजन 15 आपको मिला, ठीक है, और ये नाइट्रोजन 15 मिला। अभी एक्सपेरिमेंट आप करने जा रहे हैं, है ना। तो अभी जब एक्सपेरिमेंट आप अपने सेंट्रीफ्यूज किया तो सेंट्रीफ्यूज में आपको दिखा कि नाइट्रोजन 15 वाले दोनों स्टैंड यहाँ पर आपको, सेंट्रीफ्यूज का मतलब अभी रेप्लिकेशन शुरू नहीं हुआ और आपने इसमें क्लिप लगा के मशीन से घुमा दिया, आपको सेंट्रीफ्यूज बताया था हमने, मशीन से घुमा दिया और मशीन को जब रोका तो ऐसे सीधे हो गई टेस्ट ट्यूब, तो थिरने लगा अंदर का जो मटेरियल था। तो हैवी वाला थिर के, अभी हैवी तो है, इसमें कहाँ पे रेप्लिकेशन हुआ, तो अभी हैवी जीरो टाइम पे है, तो अभी हैवी तो यहाँ पर बैंड बन गया। ये जो बैंड है ये T बराबर 0 टाइम है, अभी टाइम शुरू नहीं हुआ, हैवी वाला बन सेंट्रीफ्यूज से। ये दोनों जो है बैंड किसके हैं, नाइट्रोजन 15 के हैं, क्योंकि अभी 14 बना ही नहीं। चलिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखते हैं 20 मिनट बाद। अब 20 मिनट क्यों, क्योंकि 20 मिनट में ही डीएनए बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई का डीएनए 20 मिनट में डबल हो जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए मैसेंजर एंड स्टेल ने किस पे काम किया था, तो ऑन ई कोलाई। ये भी क्वेश्चन रहता है ना कि ग्रिफ ने किस पे काम किया था, न्यूमोकोकस निमोनी पे, और इसने किस पे काम किया था, हार्शियन चेयर्स पे, बैक्टीरियोफेज पे, हार्शियन चेयर्स ने बैक्टीरियोफेज पे काम किया था। तो ये भी पता हो कि वो काम उन्होंने किया क्या था उसका कोराटा, ये नहीं पता किस पे किया था, एस्चेरिचिया कोलाई पे। तो बहरहाल T बराबर 0 पर 20 मिनट बाद क्या हुआ, 20 मिनट बाद हम बार-बार एक टेस्ट ट्यूब नहीं बनाए, है ना। टेस्ट ट्यूब तो ऑलरेडी आपको समझ के रखना है कि टेस्ट ट्यूब उसमें बनी हुई। तो अब ये जो है अंदर क्या हुआ,
तो ये ओरिजिनल स्टैंड था, ये ओरिजिनल स्टैंड था, और ये ओरिजिनल स्टैंड कितने का था, नाइट्रोजन 15 का था। ये ओरिजिनल स्टैंड कितने का था, नाइट्रोजन 15 का था। इस पे देखिए न्यूली फॉर्म एक स्टैंड बना, वो नाइट्रोजन 14 का है। तो एनवायरनमेंट में जो दिया हो गया वही तो बनेगा, अलग नहीं बना, बन गया। अब इसका 20 मिनट बाद तुमने उसी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज से किया, तो उसमें कैसे दिखा टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो बनाने जा रहे हैं। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज से अगर 20 मिनट बाद आपने किया तो उसका बैंड जो था, जो पहले बिल्कुल किनारे की तरफ था, अब थोड़ा सा इधर दिखा। क्यों? क्योंकि अब उसमें हैवी और लाइट दोनों हो गए, तो अब थोड़ा पहले के मुकाबले थोड़ा लाइट हो गया वो, मतलब उतना भारी नहीं कि जैसे 1 किलो का बाण भड़बड़ा नीचे गिर जाए। तो अब थोड़ा है तो थोड़ा सा कम यहीं पे आ गया, मतलब बिल्कुल यहाँ किनारे पे नहीं है, थोड़ा यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये नाइट्रोजन 14 और स्लैश नाइट्रोजन 15 का बैंड है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। जब रेप्लिकेशन शुरू हुआ तो बैंड देखो थोड़ा आगे आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, आप देखिए इधर देखो, अरे इधर देखो भैया, छूट जाएगा, अभी हम क्वेश्चन नहीं कर नहीं पाऊंगा। अब 40 मिनट बाद क्या हुआ, 40 मिनट बाद, अब 40 मिनट बाद क्या होगा इसको देखते हैं। ये तो वही रहा होगा, ये इससे अलग हो गया होगा रेप्लिकेशन में, तो ये इससे अलग होगा ना। तो इस पे क्या बना, इस पे देखिए, इस पे बन गया। अब इसको पकड़ो, इसके भी तो 2 बनेंगे, बन गए। इस पे इसके भी 2 बन गए। अब इसके ऊपर भी 2 बनेगा। ये समझ में आया कि नहीं? मतलब हर का 2 बनेगा, 4 है तो 8 बना, जिसमें 8 में 2 ओरिजिनल थे, 6 बन गए। तो अब अगर इसमें रेशियो देखें आप, किसका, नाइट्रोजन 15 वर्सेस 14 का, हाँ इसमें जो है रेशियो है 1:1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेशियो, यहाँ पे जो बैंड बना, देखिए बैंड कैसे बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा तो ओरिजिनल वाला यहाँ पे इस तरीके का बैंड बनेगा। एक बैंड यहाँ बनेगा जो प्योर होगा, जो प्योर नाइट्रोजन 14 वाला होगा, सबसे लाइट होगा, और एक हाइब्रिड वाला होगा, ये और ये हाइब्रिड वाला इसके ठीक बगल में होगा। ये देखिए हाइब्रिड वाला का मतलब उसमें एक 14 का होगा और दूसरा 15 का होगा। अब ये नहीं बनेगा कभी, इसमें तो प्योर नाइट्रोजन 15 था, ये अब कभी नहीं बनेगा, क्योंकि रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया और उसमें नए वाले हल्के वेट वाले 14 वाले आने लग गए। तो इसमें जो है ये हमेशा यही रहेगा। उसके बाद देखिए बैंड थोड़ा इधर खसक आया, क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट हो गया। अब ये प्योर नाइट्रोजन का है तो थोड़ा और इधर खसक आया, क्योंकि और हल्का हो गया। भाई जो हल्का होगा वो ऊपर की तरफ रहेगा ना, और भारी इसके ये भारी जो है इधर आ गया, ये देखिए। तो यही वाला जो है हमने यहाँ बनाया, हो सकता है लेंथ वेंथ का थोड़ा सा इशू हो, लेकिन जो समझाया इसको हमें देखना है। तो ये इधर आ गया। अब जो है इसका रेशियो देखते हैं, इसमें किसका रेशियो देखना है, नाइट्रोजन 15 का और नाइट्रोजन 14 का जो रेशियो इसमें देखना है। नाइट्रोजन 15 कितना, 1 2, ये तो हमेशा ही 2 रहेगा, 2 14 गिनते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो 1:3 आया। यानी कि 40 मिनट बाद, यानी कि दूसरे रेप्लिकेशन के बाद जो रेशियो आया 1:3 का आया। सर इसमें सर नाइट्रोजन 15 के साथ 2 3 4 एक सीधा 2 थे, 2 और मान के 4 हो। नहीं, नाइट्रोजन 15 का तो एनवायरनमेंट ही नहीं है, वो तो 15 अब और बनेगा कहाँ, हो तो हमने तो एनवायरनमेंट खाली 14 का लिया है, तो आप 15 नहीं, इधर 4 थे, इधर 8 है। हाँ सर कौन सा बनाया सर, नाइट्रोजन 15 2 बनाया, नाइट्रोजन 15 का नहीं, नाइट्रोजन 15 का जो बनेगा 14 होगा। नाइट्रोजन 15 पर जो बनेगा वो नाइट्रोजन 14 के अवेलेबिलिटी के हिसाब से बनेगा। ये नहीं कि नाइट्रोजन 15 है तो उसको शर्त रख दी कि हमारे पर जो आएगा 15 आएगा, ऐसा नहीं है। जो अवेलेबल होगा एनवायरनमेंट, अवेलेबिलिटी हमने सिर्फ 14 की रखी है, 15 की रखी नहीं। इसके बाद ये 1:3 हो गया। इसके बाद फिर 60 मिनट बाद
60 मिनट बाद बताइए, आप आंसर दीजिए 60 मिनट बाद क्या होगा, क्या रेशियो आएगा। और फिर 60 मिनट बाद और फिर 80 मिनट बाद आपके क्वेश्चन बुक में पूछा है कि 80 मिनट बाद कौन सा रेशियो आएगा, जल्दी बताओ। हाँ गलत, 1:6 भी गलत, 12, हाँ 1:6 है। मतलब नाइट्रोजन 15 वर्सेस नाइट्रोजन 14 का जो कितने हैं ये 8 हैं, तो 8 में 16 टोटल हो गए। हाँ गलत हो गया बेटा, 16 टोटल हो गए, उसमें 2 मदर वाले निकाल दो 14, तो 1:7 यानी कि 2:14 यानी 1:7, क्योंकि नए वाले तो सिर्फ 14 हैं, 16 तो टोटल बने, उसमें 2 कम करेंगे ना, तो 2:14 यानी 1:7। इसे याद भी चाहो कर लो, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट पूछेगा कि 60 मिनट बाद, 40 मिनट बाद या तीसरे रेप्लिकेशन के बाद, तो पहले रेप्लिकेशन के बाद 1:1, दूसरे रेप्लिकेशन के बाद 1:3, तीसरे के बाद 1:7 और चौथे के बाद कोई बताएगा 80 मिनट बाद। अरे ये 16 है, 16 दूनी 32, 32 में 2 कम करो 30, 2:1:15 है, तो बस तो 80 मिनट बाद जो होगा 2:30 यानी 1:15, ठीक है। तो डबल कर लो और वो जो प्योर वाले हैं उनको हटा लो और उसके बाद जो बचे हैं उनके साथ रेशियो बना लो 2:30। तो इसमें आखिरी में देखो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन पूछा गया कि 80 मिनट बाद कितना बनेगा, 60 मिनट बाद कितना बनेगा, तो ये हमारा हो गया। ये एक्सपेरिमेंट किस पे था, इस्चेरिचिया कोलाई पे। अब इसमें क्वेश्चन बदल भी सकता है, वो बदल क्या सकता है, हमने नाइट्रोजन 15 वर्सेस नाइट्रोजन 14 लिया, वो ये भी पूछ सकता है कि नाइट्रोजन 15 वर्सेस टोटल, तो टोटल में यहां तुमने 14 रखा था तो 16 रख देना, 16 रख देना, वो तो क्वेश्चन के ऊपर अलग अलग है। अब इसको जल्दी से तो 10 मिनट का सेकंड एप्लीकेशन होना चाहिए, इस्चेरिचिया कोलाई में 20 मिनट बाद होता है, उसके अंदर लिखा है 10 मिनट का गैप हो, 1 सेकंड का हो, उससे क्या मतलब 1 सेकंड का हो, कल करना तुम्हें डबल है। इस्चेरिचिया कोलाई का ये स्टैंडर्ड है कि 20 मिनट बाद वो डबल हो जाता है। चलो नोट कर लो जल्दी।
समझ में आया कि नहीं है? बस तुमको ये समझना है कि इससे दो होने, इसके दो होने, तो इसके देखो दो करें और इसके देखो दो, चार हो गए, चार का 8 कर लो, 8 का 2 होगा तो 16 हो जाएगी। तो खुद से बनाना पड़ेगा। खुद से बनाना पड़ेगा। पहले स्टेप में क्या है, पहले में 14 अवेलेबल है, 14 से 15 बनाऊं, वो दो स्टैंड उठा गए वहां से 15 वाले, उसको कर डाला। अब ये दो ही रहेंगे हमेशा 15, बस इतना याद रखो। 2 से 4 होंगे, 4 से चाहे 4000 हो जाए, लेकिन वो 15 ही रहेंगे, वो दो ही रहेंगे 15 वाले। 4000 भी अगर हो गए तो दो कम कर लो उसमें से, 2:2 3800, दो कम कर लो, तो दो ही तो कम करने हैं तुमको, और फिर जो बचे उसको बगल में रख के दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, रेशो आ जाएगा। तो सर इसमें गैप से 20 मिनट का ही होता है, 10 मिनट 5 मिनट का गैप नहीं, वो 20 मिनट का ही टाइम लेगा। अब यहाँ ये 1 से 2 होगा, ये 1 से 2 होगा, सब लोग एक साथ होंगे, ये नहीं कि तुम हो जाओ सब हम तो 40 मिनट में, सब लोग एक साथ होंगे 40 मिनट में 8 करेंगे। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, देखो 2 पे पावर n, एयर एप्लीकेशन देखो 1 2 3 और 4 हो गए, तो 2 पे पावर 4 रखो, कितना हुआ बताओ? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बनने चाहिए, तो 16 ही तो बने हैं भाई, 4 है ना ये, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो 16 जो है इसमें हमारे बने हैं। तो देखो 16 नहीं, 4 14 और 2 16, 16। तो इस तरीके की ऐसे ही बैक्टीरिया वायरस ग्रो करता है बहुत तेजी से, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। ऊपर का डाल देना तो इस तरीके से हमारा। उसके बाद एक साइंटिस्ट और थे, टेलर, उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट किया विसिया फैबा पे, ये भी 4-6 साल पहले पूछा गया कि टेलर और उनके जो साथ के लोग थे उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया विसिया फैबा बीन पे, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट याद रखना। तो द सेम एक्सपेरिमेंट done by Taylor on विसिया फैबा पे सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो विसिया फैबा को क्या कहते हैं? फैबा बीन। लेकिन इन्होंने जो यूज किया वो रेडियो एक्टिव वर्ड यूज किया, इन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट से नहीं किया, इन्होंने खतरनाक रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया। तो बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव
आइसोटोप यूज करके करा। तो सब ज्यादातर रेडियो एक्टिव वाले हैं, डेंसिटी ग्रेडिएंट वाले ये थीटा है। तो आपसे पूछ सकता है कि वो कितने रेप्लिकेशन के बाद क्या रेशियो होगा। ठीक है, तो पहले रेप्लिकेशन के बाद 1:1, दूसरे के बाद ये याद कर लो 1:1, 1:3, 1:7, 1:50 बना लिया। तो देखो फार्मूले के चक्कर में कहीं 1:2 है प्लस 1 पहले का पता तो उसके बाद हम करेंगे बताना नहीं। पिछली बार भी एक लड़का था बहुत फार्मूले बनाता था। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, अब रेप्लिकेशन क्या होता है ओरिजिनल में उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ होने के बाद ये चीज जो बताई वो क्या थी वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अब जो पढ़ेंगे हम लोग रेप्लिकेशन, वो रेप्लिकेशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, ये ओरिजिनल रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन मतलब कॉपी बनना, कॉपी तो बनी तो उसमें सब कॉपी तो है। अब तुम कहो रेडियोएक्टिव वाली कॉपी है या हाईवी वाली लाइट वाली, इसको कॉपी कहेंगे। भाई फोटोकॉपी करो, चाहे पेपर सस्ता वाला लगाओ चाहे महंगा वाला लगाओ, फोटोकॉपी तो वो फोटोकॉपी हुई, चाहे वो फोटो पेपर लगा लो तो उससे नहीं फोटोकॉपी बन जाएगी। रेप्लिकेशन में क्या होता है कि देखो, रेप्लिकेशन में ये देखिए स्टैंड का नाम है 3:5 जो ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं, और ये एक स्टैंड है जिसको कहते हैं हम लोग 5:3, ये भी हम लोग पढ़ के आए हैं 5:3, 3:5 का पूरा स्ट्रक्चर ही बनाया था वहां पे। अब क्या होता है कि रेप्लिकेशन हम लोग करने जा रहे हैं, तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये दोनों स्टैंड टूट के अलग हो जाएंगे। तो ये स्टैंड सपोज टूट के इधर चला गया 3:5, और ये वाला स्टैंड जो है टूट के इधर आ गया 5:3। अब इसमें जो स्टैंड थे डीएनए जो हाइड्रोजन थे वो टूटे हुए ऐसे दिख रहे हैं आपको, टूटे हुए। ये टूट गया, ठीक है। अब 3:5 जो होता है इस पे देखिए ऐसे ऐसे बनना शुरू हो जाएगा। इसमें जब बनेगा तो बनेगा 5:3। तो जो 5:3 होगा उसको हम लोग कहेंगे तेजी से बनता है, इसको कहते हैं हम लोग लीडिंग स्टैंड। लीडिंग स्ट्रैंड तेजी से बन गया। अब जो है लीडिंग स्ट्रैंड जो है उसको हम लोग, क्योंकि वो टुकड़ों में नहीं बना है, ये टुकड़ों में बना, ये टुकड़ों में नहीं बना, जिसको हम लोग कहते हैं कंटीन्यूअस स्ट्रैंड। कंटीन्यूअस स्ट्रैंड दो नाम, लीडिंग स्ट्रैंड और कंटीन्यूअस स्ट्रैंड। कंटीन्यूअस डायरेक्टली बन गया, और जो बना वो 5:3 है, और जिस पर बना वो 3:5 है। तो कंटीन्यूअस स्ट्रैंड 3:5 पर बनता है, और वो खुद होता है 5:3 का। 3:5 का 5:3 बनेगा, इसमें कोई ऐसे याद करने वाली चीज नहीं। अच्छा, इसके बाद फिर जो है ये स्टैंड जो होगा, ये एंजाइम कौन सा लगाएगा, इसमें जो एंजाइम लगेगा बनने में उसको कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। तीन बातें हो गई किसके लिए, कंटीन्यूअस स्ट्रैंड के लिए तीन बातें हो गई। डीएनए पॉलीमरेज इसमें लगेगा, हो गई बात। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसी के लिए जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन कराने के लिए, इसी को बनाने के लिए रेप्लिकेशन कराया गया। लेकिन क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट, मतलब क्वेश्चन कहां से ज्यादा था, क्वेश्चन इससे ज्यादा था। यानी 5:3 स्टैंड पे जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, पहले ऐसे। तो और उसके बाद ये जो टुकड़े हैं ये जुड़ जाएंगे, आपस में देखो ये जुड़ गए। तो ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लैगिंग स्टैंड। लैगिंग मतलब धीरे धीरे, यानी कि लैग बिहाइंड द लीडिंग।
इसको हम लोग कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड होता है ये, और ये क्योंकि टुकड़ों में बना है तो इसको हम लोग कंटीन्यूअस नहीं कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड। डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक है। पोलैरिटी इसकी क्या होगी, जाहिर सी बात है 3:5 की होगी। तो डिसकंटीन्यूअस हमेशा 3:5 का होगा, और कंटीन्यूअस होगा जो हमेशा 5:3 का होगा। बात समझेगा नहीं? और कंटीन्यूअस की जो टेम्पलेट होगी वो 3:5 होगी, मतलब उल्टी 3:5 पे ही तो 5:3 बनेगा। तो जो बन रहा है उसका अगर 5:3 है तो जिस पे बन रहा है उसका 3:5 ही तो हुआ, तो कॉमन सेंस है, डिसकंटीन्यूअस हो गया। अब ये जो टुकड़े बने थे ना, ये टुकड़े ये टुकड़े ये टुकड़े ये टुकड़े, इन टुकड़ों का एक नाम और है, इन टुकड़ों को हम लोग कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। और वहां पे कोई ओकाज़ाकी नहीं है क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ, फट से पूरा बन गया। टुकड़ों में तो छत पड़ी नहीं, बड़ी लंबी छत है तो आरसीसी से एक बार पड़ती है, कहते हैं दूसरा चाहे रात में 2 बज जाए, कहते हैं अगर टुकड़ों में पड़ी तो ज्वाइंट आ जाएगा। लेकिन आरबीएन ईंटे की जो छत है वो टुकड़ों में भी पड़ सकती है। आज आधा काम हुआ, 5 बजे तक मजदूर चले गए, दूसरे दिन फिर आरबी जोड़ दिया, तो ये आरबी वाली है। और जो टुकड़ों में पड़ रही है इसको कहते हैं ओकाज़ाकी। साइंटिस्ट है ना ओकाज़ाकी, उन्होंने डिस्कवर किया था इसको, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट आपस में जुड़ गए। अब जब ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट आपस में जुड़ गए तो 3:5 का बन गए। इसको क्या कहेंगे हम लोग, डीएनए का जो है डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड कहेंगे। इसमें एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज नहीं लगेगा, ये चौंकाने वाली बात है। इसमें एंजाइम लगेगा डीएनए लाइगेज, इसमें एंजाइम लगेगा डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज एंजाइम लगेगा जो दोनों को जोड़ेगा। तो इस तरीके से हमने रेप्लिकेशन के प्रोसेस को देखा। अब ये तो समझाने के लिए बेस्ट है। इसके अलावा एक तरीका और है जो बुक में दिया हुआ है, फॉर्क बना के, फॉर्क, वो भी हम लोग देखने जा रहे हैं। फॉर्क बना के जो है ये तरीका भी हम लोग देखने जा रहे हैं। अब फॉर्क में भी वही करना है जो यहाँ भी किया। देखिए जो हम लोग मदर वाली है वो हम लोग पहले बना रहे हैं, ये 3:5 की है और ये 5:3 इसके सामने भी ये होती है, कभी नहीं है भाई, यही चीज तो है। ये इसको हमने ऐसे बना दिया क्योंकि जब बनना होता है तो ये पहले फॉर्क खुलते हैं ऐसे 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 ऐसे, फिर ये पूरा खुल जाता है, ये खुल गए। तुम लोग YouTube में देखो कभी तो डीएनए कैसे खुलते हुए दिखाया है, पहले ऐसे खुलेंगे ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे खुल जाएंगे, तो समझ लो खुल रहा। इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्क। अब ये 3:5 का है, ये 5:3 है। तो 3:5 पे हम लोग पीछे पढ़ के क्या 3:5 पे कंटीन्यूअस बनता है, ये तो बन रहा है। तो इसमें टुकड़े लिखने की जरूरत नहीं है, देखो ये खटखटा के लिखते चलेगा, ये समझे बात नहीं। तो ये क्या है 5:3 का, तो ये बन रहा है, ये आगे तो कंटिन्यू हो जाएगा जब ये पूरी पढ़ेगी। इसको क्या कह दिया मैंने, कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक है। अब जब ये कंटीन्यूअस है तो यही लीडिंग है और यही डीएनए पॉलीमरेज है, गलत कर, तो यही कंटीन्यूअस है तो ये लीडिंग है, ये डीएनए पॉलीमरेज है, कंटीन्यूअस है, इसी को लीडिंग भी लिख सकते हैं। अब ये चीज एक ही है लेकिन वो क्योंकि ऐसे बनाया है तो हम लोग वैसे भी समझ लेते हैं। ये यानी 3:5 पे ऐसे पता चल जाएगा, सीधे पूरी खुल जाएगी, ये 3 वाला एंड जो है यहाँ दिखेगा, यहाँ ये ऐसे पूरा हो जाएगा, बात की नहीं। इसके बाद फिर क्या हुआ, ये 5:3 है। अब इस पे जो है बनेगा, देखिए इस पे बनेगा कैसे, ऐसे टुकड़ों में बनता है इसमें, तो बताइए सब टुकड़ों में बनता है, टुकड़े में तो बनता है। तो टुकड़ा क्या होगा, ये वाला 5 ही तो होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा, ये 3 होगा,
ये 5 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा, ये 3 होगा, हर टुकड़ा तो 5 3 का होगा। तो अगर ये सबको हटा दो तो कुल मिला के ये जो होगा 5:3 का तो हो जाएगा ये, क्योंकि इसके सामने यही तो आएगा, तो 5:3 का ही तो है ये। देखिए भाई 5:3 पे बन रहा है ना, तो ये 3:5 ही का तो है, नीचे से देखिए 3:5 ही का तो है। तो ये टुकड़े हैं, ये हैं ओका की फ्रेगमेंट, ओका फ्रेगमेंट। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे हम लोग? डिसकंटिन्यूअस स्टैंड। डिसकंटिन्यूअस स्टैंड या लैगिंग स्टैंड के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से बुक में ऐसे बनाया है, कुछ ऐसे बनाया, और इसको हम लोग जो है लैगिंग स्टैंड कहते हैं। लैगिंग मतलब पीछे चलने वाला, कहते नहीं लैग बिहाइंड, तो लैगिंग मतलब पीछे चला, लैगिंग स्टैंड कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, रेप्लिकेशन की बात हमारी पूरी हो गई दोनों से, यानी कि ये दोनों क्या है, ये तो जाहिर सी बात है, ये दोनों ही टेम्पलेट डीएनए स्टैंड है। तो एक वर्ड याद हो गया हमको, टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? पैरेंटल डीएनए स्टैंड, इस पे जो बनेगा वो कोडिंग होगा। अब कुछ लोग ये सोचते हैं लीडिंग स्टैंड, देखो ये 3:5 का है, ये लीडिंग नहीं, जो बना है वो लीडिंग है। ऑप्शन में दे सकता है कि 3:5 का टेम्पलेट स्टैंड जो है लीडिंग है, तो ये नहीं, जो कोडिंग बना है 5:3 का उसके ये 3 प्रॉपर्टीज, और जो इसमें बना है उसकी ये 3 और 1 4 प्रॉपर्टी, जिसका नाम है ओकाज़की। ये जुड़ेगा डीएनए लाइगेज से, इसको डिसकंटिन्यूअस स्टैंड भी कहते हैं, इसको लैगिंग स्टैंड भी कहते हैं। समझे कि नहीं? तो जो बनेगा, अब बनेगा किससे? यही इन्हीं दो से तो बनेगा, डीएनए यही से बनेगा। ये चैप्टर जो है थोड़ा सा हैवी तो है ही भाई। उसके बाद अब हमको क्या करना है, एक हेडिंग है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। न्यूक्लियोसोम इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए। एक होती है केमिकल यूनिट, दैट इज द न्यूक्लियोटाइड, और एक होती है स्ट्रक्चरल यूनिट, दैट इज द न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है, और एक सेल के अंदर जो डीएनए है वो पिछली बार ही पूछा गया था, 2.2 मीटर का होता है एक सेल का डीएनए। इस बार तो इस टाइप का शायद क्वेश्चन नहीं है। हटा दे, ऊपर वाला हटा दे। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी है दैट इज द न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? इसको न्यू बॉडी भी कहते हैं, और काफी बाद में डिस्कवर हुई।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर डिस्कवरी हुई, उसके बाद ये डिस्कवर हुई। तो वो स्ट्रक्चर बताइए जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद डिस्कवर हुई। तो वो है जैसे राइबोसोम और जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जैसे ये, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्कवर्ड आफ्टर discovery of electron microscope। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ये डिस्कवर हुआ। अब अगर इसको आप देखते हैं ऐसे, तो ऐसे दिखता कैसा ही है, ऐसे बीडेड फॉर्म में दिखता है। ये डीएनए को अगर बहुत ध्यान से देखिए तो जैसे गांठें दिखती हैं, और ये एक गांठ को अगर आपने बड़ा किया तो कुछ ऐसे दिखेगा ये, और इस पर डीएनए ऐसे घूमा हुआ दिखेगा। तो ये क्या है, ये डीएनए, और ये क्या है, ये अंदर एक ग्लोब्यूल है, ग्लोब्यूल के अंदर 4 ग्लोब्यूल है इधर और 4 ग्लोब्यूल पीछे। तो गोले के अंदर गोला, और एक गोले में 8 गोले। तो ये जो बीडेड स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये दानेदार, इस दानेदार स्ट्रक्चर को हम लोग देख रहे हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये डीएनए, और इसका नाम क्या है H2A, इसका नाम क्या है H2B, इसका नाम क्या है H3, इसका नाम क्या है H4, और एक और यहाँ पे होता है, इसको कहते हैं H1, जो इस गोले के बाहर होता है। ठीक है, तो इसको पूरे को कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोसोम, और इसके अंदर होता है प्रोटीन ऑक्टामर। ऑक्टामर में 8 छोटे छोटे गोले, जिनके नाम इस प्रकार H2A, H2B, H3, H4 नाम जो लिखे हैं वही लिखे जाए। अब इसको देखिए, अब ये है, ये जो है इसको कहते हैं प्रोटीन ऑक्टामर। प्रोटीन ऑक्टामर H1 ऐसे स्टैंड की तरह, जैसे स्टैंड बांधा जाए, स्टैंड के ऊपर बांस ऐसे टांग दिया जाए, स्टैंड की तरह सपोर्टिव होता है, बाहर होता है। अब ये जो डीएनए है, ये किस नेचर का होता है? तो डीएनए जो होता है, डीएनए इज एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है एंड नेगेटिव नेचर का होता है। और जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये ऑक्टामर क्या है, जैसे हिस्टोन प्रोटीन है, इनको हम लोग हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन बहुत स्पेशल टाइप की है। अगर आप पूछें कि जैसे नॉर्मल जो प्रोटीन बनती है साइटोप्लाज्म में, वो ऐसे नहीं बनती है, ये वीआईपी प्रोटीन है। पर जाहिर सी बात है, जो गार्ड प्रधानमंत्री के साथ रहता हो एनएसजी वाले, तो वो उनकी ट्रेनिंग नॉर्मल पुलिस वालों की तरह थोड़ी होगी। तो एनएसजी कमांडो अलग ही होते हैं, उनका पैकेज इतना होता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन की तनख्वाह ना हो, और वो चंद होते हैं सिर्फ, बहुत फुर्तीले, बहुत तेज, चाहे जितना डाइवर्ट करो उनका माइंड एक ही काम में लगा रहेगा कि हमको प्रधानमंत्री को बचाना, भले अपनी जान चली जाए। तो वो स्पेशल ट्रेनिंग उनकी होती है, और पैसे होते हैं, देखते ही होगा अगर मोदी जी के बगल बगल घूमते रहते हैं। तो वो हिस्टोन प्रोटीन है, ये ऐसे नॉर्मल नहीं बनती है। ये जब डीएनए बन रहा होता है इंटरफेज में, एस फेज में, तो बनती है। ये आपका क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी प्रोटीन बताइए जो एस फेज में बनती हो, तो आप कहेंगे एस फेज में तो डीएनए बनता है। तो डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी बनती है एस फेज, ये आप सेट करेंगे, तो इसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। अब आप पूछेंगे हिस्टोन प्रोटीन अगर स्पेशल है तो क्या ये अमीनो एसिड से ही बनती है? वही वाले अमीनो एसिड 20 टाइप के जो हम लोग पढ़ते हैं, हाँ बनती उसी से। भाई चुनेंगे तो इन्हीं में से पुलिस के कुछ लोग होंगे, कुछ इस टाइप के लोग होंगे जो इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू में सबसे पहले तो रिटन जबरदस्त टेस्ट होता है, रिटन का टेस्ट वो क्वालिफाई करेंगे। फिर फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट देंगे, फिजिकल टेस्ट जो है क्वालिफाई करेंगे।
फिजिकल टेस्ट अगर क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद फिर जाके मिलेंगे। तो इसमें जो प्रोटीन होती है वो आपके यहाँ पूछी जाती है कि हिस्टोन प्रोटीन किस चीज से बनती है। तो हिस्टोन प्रोटीन का जो नेचर है पहले लिख लेते हैं हम लोग। हिस्टोन प्रोटीन जो है इज बेसिक इन नेचर, बेसिक नेचर की होती है ये, एंड पॉजिटिव नेचर। बेसिक नेचर और पॉजिटिव नेचर हिस्टोन प्रोटीन का रहता है, तभी तो डीएनए उसके ऊपर रॉब्ड अप रहता है। अब इसमें जो अमीनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से होते हैं, तो उसको आप लैग से याद कर सकते हैं, इसको आप लैग से याद कर सकते हैं, यानी लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो लाइसिन और आर्जिनिन से ये बनते हैं। हो गया, लाइसिन और आर्जिनिन से बनते हैं। सिर्फ दो ही अमीनो एसिड से बनेंगे, अब होते कितने 20 और इसमें दो से ही बनते हैं। तो ये इतनी बात इसके अंदर हो गई न्यूक्लियोसोम की, हो गई, ठीक है। अब क्या है, अब अगर तुम जो है इस डीएनए को खोल लो, सपोज जितना इसके ऊपर इसको घेरे हुए हैं, बॉल को घेरे है रस्सी, इस रस्सी को खोल लो। अगर रस्सी को तुम खोल लेते हो, सपोज खोल लिया, और उसकी लंबाई हम पूछेंगे कि कितनी लंबी है बताओ, तो कैसे बताओ, इसकी लंबाई अगर हम पूछें कि कितनी है, तो सपोज ये रस्सी हमने खोल ली, ये क्या है, ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम के ऊपर जो रस्सी होती है डीएनए होती है, इसको खोल लिया। तो न्यूक्लियोसोम को जब हमने खोला तो इसमें गिना जब, तो हमने देखा 200 न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर थे। ये 200 न्यूक्लियोटाइड से मिलके, न्यूक्लियोटाइड को समझते होगा ना, वो एडेनिन गुआनिन, जैसे हम लोग पढ़ते थे डीएनए में ऐसे, ये एडेनिन था, ये थाइमिन था, याद है। तो इसके बाद क्या था, ये साइटोसिन था, ये गुआनिन था, याद है, पिछले में पढ़ा। तो ये हमने गिने 1 2 3 4 5 20 निकले न्यूक्लियोटाइड। साइड से डीएनए नहीं बने, साइड जब फास्फोरिक एसिड से रिएक्शन कर लेगा तो टाइड हो जाएगा। तो 200 न्यूक्लियोटाइड इसमें थे, ठीक है। तो इसकी लेंथ कोई बताएगा, देखो एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की लेंथ कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है एक के बीच, याद है, वो हमने बनाया था इन दोनों के बीच की, फिर उन दोनों के बीच की, फिर उन दोनों के बीच की, हमने कहा 10 हो जाएंगे तो 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएंगे। तो एक के बीच की जो है अगर 3.4 × 10⁻⁻10 है, हाँ, तो 200 जो बेस पेयर है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, कितना निकाला, 6.8 × 10⁻⁻8। ये इतनी मीटर डिस्टेंस होगी, यानी न्यूक्लियोसोम के जो थ्रेड उसमें घेरा हुआ है उसकी लंबाई हमने नाप ली 6.8 × 10⁻⁸ मीटर की, उसकी लंबाई। कोई दिक्कत, इतनी बात हो गई। अब हम तुमसे कहें कि एक डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जिसकी लंबाई इतनी है, तो पूरे डीएनए की जितनी हमारी एक सेल में है कितनी होगी, तो पूरे डीएनए में आप कहिएगा हमसे कि पूरे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड तो हमको बताइए, तब उसी 3.4 से न्यूक्लियोटाइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम बताने जा रहे हैं उसका जो न्यूक्लियोटाइड हमारे यहाँ होता है वो होता है 6.8 × 10⁹ डिप्लॉइड के केस में। हैप्लॉइड में 3.4 कर लेना। तो डिप्लॉइड है हमारे अंदर इतने न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक सेल में। अब ये बिलियन है, बिलियन में, तो अब इसको जो है इसी से मल्टीप्लाई करो भाई। जब 200 है तो 1 2 3 4 5 मान लो 200 हो गया, तो ये डिस्टेंस निकाल लिया हमने। और इतने हैं अगर, तो भी क्या करना, तो मल्टीप्लाई है, ये तो मैथमेटिक्स है इसकी जबरदस्त, कि किसी भी इतने बिलियन की जब डिस्टेंस जोड़ दिए तो भी मल्टीप्लाई इतने ही से करना। तो बस, हाँ, जिसने ये निकाला होगा उसके लिए बड़ी बात है कि इसने न्यूक्लियोटाइड गिने कैसे होंगे सारे पूरे डीएनए। न्यूक्लियोटाइड गिने होंगे, जैसे हमने तो छोटी सी थी 200 गिन लिया,
उसने कैसे गिना होगा? पूरी सेल के डीएनए को सजाया होगा फिर गिनने लगा होगा। तो इस चीज को सोचिएगा जरा तो बताइएगा। उसके बाद इसमें क्या है 3.4 × 10⁻⁻10, इसको जो मल्टीप्लाई करा तो 2.2 मीटर आएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा, करके देखिए। हाँ 19 आएगा। ये गलती हमेशा से चली आ रही है। 2.2 ही आपको आंसर देना है। तो हमारी एक सेल में जो डीएनए है वो एक सेल का डीएनए को सबको, अब ये डीएनए है इसको ऐसे जोड़ते चले जाओ, ये डबल स्टैंडर्ड था ये हटाया ऐसे जोड़ते चले गए और यहां से लेके यहां तक नाप डाला। 2.2 मीटर हमारी भी डिस्टेंस नहीं होगी, हाइट नहीं होगी। 2.2 का मतलब क्या है? 1 मीटर में 3 फीट होता है, तो 3 दूनी 6 फीट के होना चाहिए कम से कम। तो 6 फीट हमारी डिस्टेंस कहां? यानी हमारी एक सेल का डीएनए हमारी हाइट से ज्यादा लंबा है, यही मतलब तो हुआ। तो बस ये इतनी बात हमारी 2.2 मीटर की है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या पता किया? हम लोगों ने इसको पता कर लिया, ठीक है। अब ये की बात आपको नोट करनी है, इसके बाद ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको नोट ही करना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद देखिए एक चीज और है, जैसे एक ये हमने क्रोमोसोम एक बना रहे हैं, ये क्रोमोसोम बना रहे हैं, ऐसे क्रोमोसोम हमारे होते हैं, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम है किससे जुड़े होते हैं? किससे जुड़े होते हैं? इसको कहते हैं सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। सोम नहीं, मियर। सोम तो ऊपर होता है जो तो सेंट्रोमियर सोम जुड़ के ये बनते हैं, सेंट्रोमियर बनते हैं ना? नहीं सेंट्रोमियर सेंट्रोसोम से कोई मतलब ही नहीं, बिल्कुल अलग चीज है। सेंट्रोसोम क्या होता है? ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं और इसके अंदर एक 2 पेयर होते हैं, ये इनको सेंट्रियोल कहते हैं। तो एक सेंट्रोसोम में 4 सेंट्रियोल है और ये बात हो रही है अंदर की। तो अंदर जो डीएनए होता है ये दो क्रोमेटिड आपस में किससे जुड़ते हैं? सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। बात समझ रहे हो? अब ऐसे ऐसे कितने पेयर है हमारे पास हमारी बॉडी में? ऐसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये तो 1 पेयर हो गया, ऐसे 46 होते हैं, यानी 23 पेयर होते हैं ऐसे ऐसे। और ये डीएनए नहीं है, ये क्रोमोसोम है। अब तुम सोचो डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है? ये क्रोमोसोम है, डीएनए ऊन है और ऊन से तुमने अगर स्वेटर बिना आस्तीन जो तैयार कर दी वो हो गया क्रोमोसोम। यानी कितने गोले ऊन लगे होंगे एक आस्तीन तैयार करने में। और आस्तीन में जो फूल बनते हैं वो होते हैं जीन, यानी जीन में ढेर सारा डीएनए, उसी को गुद उन्हीं को तो गुद के बनाते हैं। तो जो आस्तीन है ये है, और आस्तीन को अगर तुम्हें खोलना है तो एक ऊन का धागा खींचो, पूरी आस्तीन खुलती जाएगी। तो जैसे ही तुमने इसको खींचा तो ये क्या है? ये दोनों इसको कहते हैं क्रोमेटिड। अब जैसे तुमने इसको खींचा ये खिंचता चला गया, लंबा हो गया। ये अभी भी ये डीएनए नहीं बना, अभी भी ये डीएनए बना। इसको और ज्यादा खींचो, जैसे ऊन जब खींचोगे तो फिर भी मुड़ा मुड़ा रहता है। तो जो मुड़ा मुड़ा रहता है वो हमारा ये है, ये इस तरीके से कुछ मुड़ा मुड़ा रहता है। जिसको और खींच दोगे तो ये डीएनए बना, तो इसको और आग फाड़ के अंदर देखोगे तो ये डबल स्ट्रैंडेड है। और समझे कि नहीं? तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये है और ये ऊन की तरह बना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। अब ये क्रोमेटिन फाइबर ऊन से बना, ऊन के एक धागे से जो बहुत लीनियर था। अब क्रोमेटिन फाइबर में और कंडेंसेशन हुआ, सिकुड़न हुई, पॉलीमराइजेशन हुआ, तो क्रोमोसोम बना। अब क्रोमोसोम पे ये जो खूबसूरत जो फूल लगते हैं इसको हम लोग कहते हैं जीन। यानी जीन के अंदर बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड होता होगा। तो आपको पता है एक जीन में कितना न्यूक्लियोटाइड होता है? एक जीन में लगभग कितना 3000 न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड ही तो है ये। तो बस इसको कहते हैं हम लोग क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन फाइबर में। और ये डीएनए और ये डीएस डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए
इसको अगर तुमने खोला तो क्रोमेटिन फाइबर बना, और खोला और खींचा करीब से देखा डबल स्ट्रैंड डीएनए, जो हम लोग ने पहले पढ़ा। तो हम लोग उल्टा पढ़ रहे हैं, मतलब पहले डीएनए पढ़ रहे हैं, डीएनए के बाद अब हमने तुमको बताया क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है। क्योंकि डीएनए को जब सिकुड़ोगे, कंडेंस करोगे, कंडेंसेशन एंड कॉम्पैक्शन एंड पॉलीमराइजेशन, कॉम्पैक्ट करना, कंडेंस करना और पॉलीमराइज करना, ये 3 काम जब तुम कर लोगे तो ये छोटा सा क्रोमोसोम बनेगा, जिसकी क्वांटिटी हमारे यहाँ कितनी होती है 23 पेयर, यानी कुल टोटल एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसमें 23 हमारी हमको माता से मिला है और 23 हमको हमारे पापा से मिला है, और वो दोनों आमने सामने रहते हैं, दोनों आमने सामने रहते हैं। तो ये फादर का, ये मदर का हो सकता है, ये मदर का हो, ये फादर का। तो ऐसे ही सारी सेल में, और हमारे यहाँ कितनी सेल है, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल, सारी सेल में इतने 23 पेयर होते हैं, सारी सेल में 23 पेयर होते हैं। तो अच्छा खासा, अगर सारे न्यूक्लियस को निकालिए तो अच्छा खासा वेट तो सारी खाली न्यूक्लियस ही का हो जाएगा परसेंटेज हमारा। तो ये हम लोग ने इसकी बात करी, इस तरीके से पॉलीमराइजेशन हो गया। बस आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट टाइम